गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ आप सभी का एंटीलो क्लासेस में। आज हम बीएनएसएस का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि डील करता है पुलिस के प्रिवेंटिव एक्ट्स के बारे में। देखो, पुलिस के निवारक कार्य के बारे में ये जो चैप्टर डील कर रहे हैं वो हमारा चैप्टर है 12। देखो, ये चैप्टर जो है हमारे लिए प्रॉपर मेंस का पूरा क्वेश्चन बनता है। पूरे इस चैप्टर से एक मेंस का क्वेश्चन बनता है, प्लस इसमें से 4 से 5 ऐसे प्री के क्वेश्चंस निकलते हैं। तो कंप्लीट चैप्टर को ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटे छोटे सेक्शंस है और बहुत अच्छी बात बताते हैं, तो इजीली हमें याद भी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। देखो देखो, चैप्टर 12 कहता है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। मतलब कि प्रिवेंटिव का मतलब होता है निवारक, एक्शंस का मतलब है कार्य। किसके कार्य है? पुलिस के कार्य हैं। अब पुलिस क्या करेगा कि जो जो अपराध हो रहे हैं, लाइक कॉग्निजेबल हो रहे हैं या फिर संज्ञेय मामले हो रहे हैं, उनमें उन अपराधों को कैसे रोकेगा, किस तरीके से वो अपराधों को रोकने की कोशिश करेगा, ये हमें चैप्टर 12 में बताया गया है। सेक्शन 168 डील करता है पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, उनको रोके। प्रिवेंट का मतलब मैंने आपको बताया रोकना। अब देखो, एक वर्ड है कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसे अपने हिंदी में बोलते हैं संज्ञेय अपराध। देखो, संज्ञेय अपराध की ऑलरेडी डेफिनेशन हम सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के जी क्लोज में पढ़ते हैं, जिसका मतलब ये है कि जब भी कोई व्यक्ति एक संज्ञेय अपराध करता है, संज्ञेय मीन्स संगीन अपराध कर रहा है या गंभीर अपराध कर रहा है, देन पुलिस को किसी भी वारंट की, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत नहीं है। पुलिस क्या कर सकती है? उसको डायरेक्ट क्या कर सकती है? अरेस्ट कर सकती है। अब देखो, एक चीज आपको बताती हूँ, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हमें कैसे पता चलेगा कि ये संज्ञेय अपराध है या नहीं है। आपके पास एक बेर एक्ट होगी, बीएनएसएस की बेर एक्ट निकालिए। उस बेर एक्ट में जहां पर हमारा लास्ट सेक्शन खत्म हो जाता है, जहां पर हमारा 531वां नंबर सेक्शन खत्म होता है, उस सेक्शन को निकालिए। देखो, यहाँ पे 531 नंबर जो सेक्शन है उसको खत्म होता है, वहां पे हमें एक फर्स्ट शेड्यूल दी हुई है। इस तरीके की आपको एक लिस्ट दिखेगी। इस लिस्ट में हमारे टोटल 6 क्लोज बताए गए हैं। 6 ऐसे अलग अलग क्लोज बताए गए हैं, जिसमें पहला क्लोज हमें बताता है सेक्शन। अब ये जो सेक्शन है ना, यहाँ पे ये बीएनएस के सेक्शन है, क्योंकि बीएनएस को प्रोसीड कौन करती है? हमारी बीएनएसएस करती है। तो बीएनएस में जो अपराध होते हैं उनका प्रोसीजर हमें बीएनएसएस में बताया है। अब बीएनएस में अपराध हुआ तो वो अपराध कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, ये चीज हमें कौन बताता है? ये बीएनएसएस की फर्स्ट शेड्यूल हमें बताती है। अब आप देखो, फर्स्ट कॉलम हमें बता रहा है सेक्शन का, सेकंड कॉलम हमें बता रहा है कि ये सेक्शन कौन से अपराध से डील करता है, तीसरा सेक्शन हमें बता रहा है पनिशमेंट के बारे में, तीसरा कॉलम हमें बता रहा है पनिशमेंट के बारे में, चौथा कॉलम में बता रहा है कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल की ये जो सेक्शन है वो कॉग्निजेबल नेचर का है या नॉन कॉग्निजेबल नेचर का है। एंड फिफ्थ कॉलम में बता रहा है कि ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। एंड सिक्स्थ कॉलम में बता रहा है कि ये ऑफेंस, ये सेक्शन किस मजिस्ट्रेट के द्वारा, किस जज के द्वारा ये ट्रायल किया जाएगा। तो ये 6 की 6 कॉलम है जो हमें इस तरीके की नॉलेज देते हैं कि बीएनएस का ये जो सेक्शन है ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल, और किस मजिस्ट्रेट के द्वारा ये ट्राई किया जाएगा। तो ये जो कॉग्निजेबल की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं 2K1 सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 का जी क्लोज, इस जी क्लोज में हमें बताया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वह ऑफेंस होते हैं जो कि इस संहिता बीएनएसएस की फर्स्ट शेड्यूल में कॉग्निजेबल बताया है और जिसे
पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, कि जिस भी व्यक्ति ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है देन पुलिस क्या कर सकती है, उस ऑफेंस में उसे विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। तो ये तो हुई कुछ एक इंपॉर्टेंट बात। अब देखो सेक्शन 168 ने कहा कि पुलिस टू प्रिवेंट, पुलिस रोकेगा किसको, कॉग्निजेबल ऑफेंस को होने का। पुलिस जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला होगा, जब उसे इंफॉर्मेशन मिलती है देन उस ऑफेंस को क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध को रोकने के उद्देश्य से हस्तक्षेप कर सकता है। कि पुलिस को लग रहा है कि कोई ऑफेंस होने वाला है देन उसमें क्या कर सकता है, इंटरपोज कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। किस लिए, ऑब्जेक्ट क्या है हस्तक्षेप करने का, रोकना, ऑफेंस को रोकना। अब और अपनी सर्वोत्तम क्षमता से उसे रोकेगा, और जितनी उसको लगता है उतनी कैपेसिटी से उस ऑफेंस को पूरा होने से रोकने की कोशिश करेगा। एवरी पुलिस ऑफिसर में इंटरपोज, एक वर्ड यहाँ पे अच्छा यूज किया गया, इंटरपोज, इसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना या अंतक्षेप करना, for the purpose of preventing and shall to the best of his ability prevent the commission of any cognizable offense। उस cognizable offense को होने के लिए, रोकने के लिए क्या करेगा, उसकी कोशिश करेगा, प्रिवेंट करेगा। देन बात करते हैं 169। 169 कहते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की जो परिकल्पना है, जो उसकी योजना है, उसके बारे में इत्तला। अब जब संज्ञेय अपराध हो रहा है उसकी परिकल्पना की इत्तला के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो वर्ड यहाँ पे यूज किया जा रहा है ना, इत्तला, इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन देना, सूचना देना। अब देखो क्या कहा, किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध मतलब गंभीर किस्म के अपराध को करने की योजना, आपके बैरेक में लिखा हो सकता है परिकल्पना, उसका मतलब होता है योजना की सूचना प्राप्त करने वाला प्रत्येक अधिकारी ऐसी सूचना उस पुलिस अधिकारी को देगा जिसके वह अधीनस्थ है। जब भी किसी पुलिस ऑफिसर को कॉग्निजेबल ऑफेंस की योजना, प्लानिंग, परिकल्पना के बारे में पता चलता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है, देन वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसकी सूचना अपने उस सीनियर ऑफिसर को देगा जिसके की वो सबऑर्डिनेट है, जिसके वो अंडर काम करता है, जिसके वह अधीनस्थ है, और किसी अन्य अधिकारी को जिसका कर्तव्य ऐसे किसी भी अपराध को रोकने या उसका संज्ञान लेने का है। तो जिस ऑफिसर के वो अधीनस्थ है उसको सूचना देगा, या जो कॉग्निजेंस लेने के लिए राइट रखता है, पावर रखता है, उसको बताएगा कि ये इस तरीके का ऑफेंस होने की इत्तला मुझे मिली है। कि एवरी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ डिजाइन to commit any cognizable offense shall communicate such information to the police officer to whom he is subordinate। किस ऑफिसर को देगा, जिसके वो ऑलरेडी सबऑर्डिनेट है, अधीनस्थ है, उसको देगा। and to any other officer whose duty it is to prevent or to take cognizance ऑफ द कमीशन ऑफ एनी सच ऑफेंस, और जिसको उस अपराध के बारे में संज्ञान लेने की पावर है, उस ऑफिसर को वो क्या करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन देगा। देन इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 170। देखो 170 कह रहा है अरेस्ट टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि जो अब संज्ञेय अपराध हो रहे हैं उसको रोकने के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो हम गिरफ्तारी भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, मतलब विदाउट वारंट, इसका मतलब मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत नहीं है, पुलिस क्या कर सकता है, खुद जाके उस व्यक्ति को अरेस्ट करके आ सकता है। और जब वारंट मिलता है तो इसका मतलब होता है कि मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है कि इस व्यक्ति को जाके अरेस्ट करना है। देन अरेस्ट टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, सबसेक्शन 1 कहते हैं कोई पुलिस अधिकारी जो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस करने की योजना जानता है, उसको पता चला है कि यहाँ पे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है, कोई प्लानिंग चल रही है, न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना ऐसी योजना बनाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है।
यहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है तो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जाके वो अरेस्ट भी कर सकते हैं। यदि ऐसे अधिकारी को ऐसा लगता है कि अपराध नहीं किया जा सकता है अन्यथा रोका गया है, मतलब कि इसको पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अगर मैं जाऊंगा, वारंट लेके आऊंगा, ऑर्डर लेके आऊंगा, तब तक तो डिले हो जाएगा, अपराध ही पूरा हो जाएगा, और अगर हमने उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया तो वो तो अपराध कर बैठेगा। इसलिए यहाँ पे मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना, वारंट के बिना उसे जाके क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। कि a police officer knowing of a design to commit any cognizable offense may arrest, अंडरलाइन करो यहाँ पे यूज किया गया है may arrest without orders from a magistrate, बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, and without a warrant, बिना वारंट के, the person so designate if it appears to such officer that the commission of the offense cannot be otherwise prevent, अगर हमने उसे अरेस्ट नहीं किया तो इस अपराध को रोका ही नहीं जा सकता, इसलिए वो क्या कर सकता है, उस व्यक्ति को जिसके बारे में हमें पता चला है अपराध करने वाला है कॉग्निजेबल, देन उसको अरेस्ट कर सकते हैं। देन सबसेक्शन 2 हमें कहते हैं कि सबसेक्शन 1 के तहत गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय से, अंडरलाइन करो, 24 घंटे से अधिक, 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में नहीं रखा जाएगा। कि जिस व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करके लेके आई है उस व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा वो हिरासत में नहीं रख सकते। इसका मतलब कि अगर आप उस व्यक्ति को अरेस्ट करके आए हो तो 24 घंटे के अंदर अंदर या 24 घंटे खत्म होने से पहले उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, जब तक कि उसकी आगे की हिरासत इस संहिता द्वारा या किसी अन्य प्रावधान के तहत आवश्यक या अधिकृत ना हो, अन्य कानून जो भी है, मतलब कि 24 घंटे से अधिक आप उसे हिरासत में नहीं रख सकते हो। अगर उसके अलावा आपको बीएनएसएस में मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है कि आप इसको आगे इस पुलिस कस्टडी में कंटिन्यू रख सकते हो या कस्टडी में कंटिन्यू रख सकते हो, तभी आप रखोगे, अदरवाइज 24 घंटे से ज्यादा आप उसे अरेस्ट नहीं करोगे और तो और उसे मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाओगे। नो पर्सन arrested under subsection 1 shall be detained in custody from a period exceeding 24 hours from the time of his arrest, जिस टाइम से आपने उसको अरेस्ट किया उस टाइम से अगले के 24 घंटे काउंट होंगे। अब इसके बाद इज रिक्वायर्ड टू ऑथराइज अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस संहिता ऑफ एनी अदर लॉ फ्रॉम द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो जैसा आगे के इस कोड में, इस संहिता में जो आगे का प्रोसीजर बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कह दिया कि आप आगे कंटिन्यू रख सकते हो तभी रखोगे, अदरवाइज 24 घंटे के अंदर आपको उसे पेश करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 171। 171 कहता है प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी, अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई इंजरी हो रही है, कोई नुकसान हो रहा है तो उसको भी रोका जाएगा, उसको भी क्या किया जाएगा, प्रिवेंट किया जाएगा, कि लोक संपत्ति की हानि का निवारण करना। कि एक पुलिस ऑफिसर अपने अधिकार से किसी भी सार्वजनिक संपत्ति, चाहे वो मूवेबल है चाहे इमूवेबल है, यहाँ पे प्रॉपर्टी है, मूवेबल इमूवेबल दोनों हो सकती है, यहाँ से हमारा प्री का क्वेश्चन भी आ सकता है, या नेविगेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी सार्वजनिक मील का पत्थर, बोया या अन्य निशान को हटाने, चोट पहुंचाने के प्रयास को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। एक पुलिस ऑफिसर को ये भी पावर दी गई है कि अगर उसे लगता है कि किसी प्रकार की पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है या जा सकता है तो उस चीज में भी वो इंटरप्शन कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकते हैं और उस पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान होने से भी बचा सकता है। कि अ पुलिस ऑफिसर मे ऑफ हिज ओन अथॉरिटी interpose to prevent any injury attempt to be committed in his view of any public property, movable or immovable, or the removal of injury of any public landmark, buoy, other mark used for navigation। तो अगर इनमें से किसी का भी उसको लगता है कि कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाने वाला है तो उस चीज में वो क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। देन इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 172। ये वाला सेक्शन जो है ये हमारे बीएनएसएस में नया ऐड किया गया है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस सेक्शन को आप प्री और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लिख लीजिए।
कीजिए, क्योंकि जो जो चीजें नई ऐड की गई है मैंने आपको पहले भी बताया है हमारे लिए इंटरव्यू, प्री और मेंस तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से समझना, नया सेक्शन है, क्या ऐड किया है। 172 कहता है पर्सन्स बाउंड। अब हमने लोगों को बाध्य कर दिया, किस लिए? टू कन्फर्म टू लॉफुल डायरेक्शंस ऑफ पुलिस, की जैसा पुलिस, अगर पुलिस को किसी बात की इंफॉर्मेशन देनी है तो उसके लिए आपको बाध्य किया गया है कि सभी व्यक्ति इस चैप्टर के तहत अपने किसी भी कर्तव्य की पूर्ति में दिए गए पुलिस अधिकारी के वैध निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। कि इस बीएनएसएस में जो भी बात बताई गई है, किसी प्राइवेट पर्सन की ड्यूटी भी बताई गई है, तो उसको अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना होगा, वो इस चीज के लिए बाध्य है। जैसे प्राइवेट व्यक्ति को पता है कि कोई अपराध होने वाला है या हो सकता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन वो पुलिस को देगा। इसके लिए क्या कर दिया है, उसको बाउंड किया गया है। यहाँ पे उस व्यक्ति की लाइबिलिटी बताई है, कर्तव्य बताया है कि ऑल पर्सन्स शैल बी बाउंड टू कंफर्म to the lawful direction of a police officer given in fulfillment of any his duty under this chapter। इस चैप्टर में जो भी ड्यूटी उसकी बताई गई है वो उसे फुलफिल करनी पड़ेगी। देन सबसेक्शन 2 कहते हैं एक पुलिस अधिकारी सबसेक्शन 1 के तहत उसके द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का विरोध करने, इनकार करने, अनदेखी करने या उसकी अवहेलना करने वाले किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है। जब आपको पता था कि इस जगह पे अपराध होने वाला है, आपकी ड्यूटी थी कि आप पुलिस ऑफिसर को बताओ, लेकिन आपने नहीं बताया, देन आपको भी क्या किया जा सकता है, कस्टडी में लिया जा सकता है, आपको भी पुलिस पकड़ के लेके जा सकती है या हटा सकता है, और या तो ऐसे व्यक्ति को न्यायिक मैजिस्ट्रेट के समक्ष ले जा सकता है या छोटे मामलों में अवसर बीत जाने पर उसे छोड़ भी सकता है। तो अगर आपको किसी भी अपराध के बारे में नॉलेज है कि ये अपराध होने वाला है, तो आपकी ड्यूटी बना दी गई है बीएनएसएस की सेक्शन 172 में कि आपको बाध्य किया गया है, आप जाके इसकी इंफॉर्मेशन दोगे। अगर जानते हुए भी नहीं बताते हो देन आपको अरेस्ट किया जा सकता है, कस्टडी में लिया जा सकता है। अब पुलिस ऑफिसर में डिटेन, निरुद्ध कर सकता है और रिमूव एनी पर्सन रेसिस्टिंग, रिफ्यूजिंग, इग्नोरिंग और डिसरिगार्डिंग to confirm any direction given by him under subsection 1 and may either take such person before a magistrate or in petty cases release him as soon as possible within a period of 24 hours। तो उसको क्या किया जा सकता है, जब उसको सूचना पता है लेकिन नहीं बताता तो हम उसे कस्टडी में ले सकते हैं, और छोटे अपराधों में, जैसे ये अपराध एक छोटा अपराध माना जाएगा कि आप इंफॉर्मेशन नहीं देते हो, तो छोटे अपराध का जो ट्रायल होता है उस ट्रायल को फॉलो किया जाएगा और आपको रिलीज भी किया जा सकता है। अब देखो ये जो चैप्टर हमने पढ़ा है प्रिवेंशन वाला, ये प्रिवेंशन का प्रॉपर एक मेंस का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया, टी के क्वेश्चंस और इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी है। अब इस चैप्टर में आपको एक दो इंपॉर्टेंट केस लॉज बताती हूँ, इन केस लॉज को अगर मेंस का क्वेश्चन आता है तो आप अपने आंसर में नोट कर सकते हो। पहला केस है सुप्रीम कोर्ट का जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1994 सुप्रीम कोर्ट का केस है। केस का नाम है जोगिंदर कुमार वर्सेस यूपी का केस है। इस केस में कहा कि मानव अधिकारों का दायरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ अपराध दर में भी वृद्धि हो रही है। हाल के वर्षों में इस कोर्ट को निरंतर शिकायतें मिल रही है कि पुलिस द्वारा की जा रही अविवेकपूर्ण गिरफ्तारियों के कारण मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। अतः हमें इन दोनों में उचित समन्वय स्थापित करने के लिए प्रयत्न रखना चाहिए। कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर विदाउट किसी रीजन अपनी मनमानी करके और लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, जिससे हमारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो इस चीज में इन पॉइंट्स को देख के हमें इन सब के बीच में समन्वय स्थापित करना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं
कि एक केस है डी के बसु वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य 1997। ये केस भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में अरेस्ट को लेके कुछ गाइडलाइंस दी गई थी। इसमें क्या हुआ, पुलिस द्वारा दुरुपयोग करते हुए मनमाने ढंग से गिरफ्तारियों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कुछ 11 पॉइंट्स बताए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये केस कि जो गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण के अतिरिक्त है, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में स्पष्ट किया कि यदि उपयुक्त सिद्धांतों की अनदेखी की जाती है तो दोषी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कोर्ट के कंटेम्प्ट की कार्यवाही की जाएगी। इस केस में आप सिंपल ये लिख सकते हो, डी के बसु के केस में कहा गया कि यदि कोई पुलिस ऑफिसर इन गाइडलाइंस को नहीं मानता और अपनी पावर का मिसयूज करता है, देन ये समझा जाएगा कि उसने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया है, न्यायालय की अवमानना की है, न्यायालय की बात को नहीं माना है। देन हम उसको भी पनिश कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट भी हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग चला सकते हैं। तो ये दोनों केसेस हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर पुलिस के निवारक कार्य प्रॉपर, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसका मेंस का क्वेश्चन बनता है तो इसकी प्रॉपर आंसर राइटिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हम पेड क्लासेस पढ़ते हैं तो पेड क्लासेस में तो हम डायरेक्ट इसकी आंसर राइटिंग लिखवा देते हैं ताकि अगर मेंस का क्वेश्चन आए तो आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरीके से एंड करना है। और तो अगर आप चाहते हो कि एमडी लो क्लासेस में किस तरीके से पढ़ाया जाता है, किस तरीके से मेंस की आंसर राइटिंग करवाई जाती है, उसके लिए आप 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। इस 59 रुपीज की मेंबरशिप में आपको प्रीलिम्स के बीएनएस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे 550 प्लस। अभी वहां पे बीएनएसएस के एमसीक्यूज भी चल रहे हैं और तो और वहां पे हमारी कुछ मेंस की आंसर राइटिंग भी अपलोड की गई है, 3 to 4 वीडियोस, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके से एमडी लो क्लासेस पे चीजें प्रिपेयर करवाई जाती है और मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। एक और चीज क्लियर करती हूँ कि जो भी बैच आप ज्वाइन करोगे आपको लाइव क्लासेस ही मिलेंगी। देखो, रिकॉर्डिंग कभी भी सुन सकते हो लेकिन आप अपना डाउट क्लियर नहीं कर सकते। अगर आपको जुडिशरी फील्ड में जाना है तो आपको पंक्चुअल बनना पड़ेगा, क्योंकि पंक्चुअलिटी तभी आती है जब हम लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं। लाइव क्लास का एक प्रॉपर टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पे क्लास स्टार्ट होगी, इस टाइम पे खत्म होगी। वो चीज आपको पंक्चुअल बनना सिखाती है। आपके माइंड के ऊपर ये स्ट्रेस रहता है कि मुझे लाइव क्लास ज्वाइन करनी है, अदरवाइज मेरे जो डाउट्स है वो रह जाएंगे। मैं रिकॉर्डिंग क्लासेस के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए आप एमडी लो क्लासेस के किसी भी जुडिशरी के लिए, जिस भी कंपटीशन एग्जाम की लॉ फील्ड में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्रॉपर नंबर दिख रहा होगा, उससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, बाकी की डिटेल्स आप पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।